एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपकी मेंटोर जानवी बाजपेयी और आज के इस सेशन में हम बैम्बू कल्टीवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बैम्बू ग्रीन गोल्ड जिसे हम कहते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे एएफओ हो, जेआरएफ हो या बाकी स्टेट लेवल एग्जाम हो, बैम्बू ऐसा टॉपिक है जो एग्रो फॉरेस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। तो बस आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बैम्बू को ग्रीन गोल्ड, पुअर मैन्स टिम्बर क्यों बोलते हैं? क्या होता क्या है बैम्बू? देखो, बैम्बू बिलोंग तो करता है पोएसी फैमिली को, ग्रास फैमिली का होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट स्पीशीज हो जाता है जब हम फॉरेस्ट या एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये बहुत सस्टेनेबल है। अब सस्टेनेबल से मतलब क्या हुआ कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है, इको फ्रेंडली स्पीशीज है। इससे जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनका कमर्शियल लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं। हमारे प्रकृति पे, एनवायरनमेंट पे इनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। उसके साथ साथ इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हमें इनसे मिलता है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ? पैसा, मनी, इसकी बात हो रही है। जितने भी गांव के लोग हैं, रूरल सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, उनको ना इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए बैम्बू का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए इंडिया वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स है बैम्बू में। तो बैम्बू एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद सोसाइटी की बात करें कि भाई जब रूरल सेक्टर है वो अच्छा होगा, लोग अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छी इनकम जनरेट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सोसाइटी लाइवलीहुड भी जो लोगों का है वो बेहतर होता रहेगा। इसलिए जो बैम्बू है, ग्रीन गोल्ड है, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में। Bamboo is a fast-growing renewable resource belonging to the grass family Poaceae, known as green gold, poor man's timber. It is a sustainable crop with multiple commercial applications. एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे commercial use होते हैं आज के टाइम में बैम्बू के, जिसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे। कुछ की फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। रैपिड ग्रोथ, जो बैम्बू होता है ना, एक दिन में ये 1 मीटर से बढ़ सकता है। एक दिन में 1 मीटर की ग्रोथ से ये बढ़ सकता है, इतनी काबिलियत ये रखता है। एवरेज हाइट की हम बात करें तो जो इसकी कलम होती है, मतलब जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बैम्बू की स्टेम कहते हैं, ऑन एन एवरेज 30 मीटर तक इसकी हाइट होती है। एवरेज है, इससे ज्यादा भी स्पीशीज में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम फाइबर की बात करें तो यस, बैम्बू से हमें फाइबर भी मिलता है और फाइबर पर्पस के लिए ये मैच्योर 3 साल में ही हो जाता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट मैच्योरिंग स्पीशीज फॉर फाइबर पर्पस। इससे हमें नेचुरल फाइबर भी मिलता है और रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर भी मिलता है जो बैम्बू के पल्प से बनाया जाता है, और नेचुरल वाला तो प्लांट बेस्ड होता है। ग्लोबल इंपॉर्टेंस, यस, अगर मैं बात करूं कि भाई अभी रैंक 1 पे कौन चल रहा है एक्सपोर्ट के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, तो उसका आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बैम्बू और साथ ही साथ प्रोडक्शन के मामले में भी आगे चल रहा है। पर इंडिया में क्या इसका स्टेटस है? तो इंडिया भी इसकी लीडिंग कंट्रीज में आता है। ठीक है, इंडिया में भी बैम्बू कल्टीवेशन काफी लार्ज स्केल पे होता है। सस्टेनेबल रिसोर्स, अभी आपको बताया था कि बहुत सस्टेनेबल इसका एक तरीके से इस्तेमाल होता है, बहुत सस्टेनेबल हमारे पास ये फॉरेस्ट की स्पीशीज हो जाती है। अब ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी काम करता है। बाकी ट्री स्पीशीज से हम अगर इसे कंपेयर करें तो बैम्बू में ज्यादा अच्छी काबिलियत पाई जाती है एटमॉस्फेरिक कार्बन को फिक्स करने की। तो ये भी एक इसकी कैपेबिलिटी या हम कह सकते हैं क्वालिटी हो सकती है। और साथ ही साथ जो सॉइल है उसको कंजर्व करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है ना। साथ ही साथ हमारे जो क्रॉप्स है ना उनको भी ये बचाता है। क्यों? क्योंकि इसे हम विंड ब्रेक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। डाइवर्स एप्लीकेशन की बहुत सी चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है, फाइबर मिलता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, पेपर इससे बनता है, अरे इरिगेशन सिस्टम भी इससे करा जाता है, इवन कंज्यूम एज अ फूड भी इसे हम यूज करते हैं। इसके बहुत सारे कमर्शियल पर्पस होते हैं।
ना कुछ इसके साइंटिफिक पॉइंट्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी पोएसी होती है। देखो जो ये एएफओ का एग्जाम हुआ था ना अभी 2025 में, उसमें इसकी फैमिली पूछी गई थी, और साथ ही साथ जो जेआरएफ के एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें भी इसकी फैमिली के बारे में पूछा गया है। फ्रूट टाइप इसका कैरियोप्सिस होता है, और जो मेन इसमें प्रोपगेशन होता है, इसका मेन प्रोपगेटिंग पार्ट मटेरियल कौन सा हो जाता है? मेन होता है राइजोम, इसे भी आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि इसका जो कल्म है उसका एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? कल्म का मतलब आपको क्या बताया? सिंपल भाषा में आप इसे स्टेम बोलेंगे, ठीक है, स्टेम होता है। 7 ईयर्स इसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है। प्लांट की स्पेसिंग कितनी मेंटेन रखी जाती है? 5x5 इसमें स्पेसिंग मेंटेन रखी जाती है। और देखो जो बैम्बू होता है ना, उसमें क्या रीजनरेट करता है एनुअली, इसमें ये भी काबिलियत होती है। तो इसका एवरेज 40+ ईयर्स लाइफ स्पैन खिंचता है जब ये एनुअल बेसिस पे रीजनरेट करता है। तो इसलिए ये बहुत एक अच्छा सस्टेनेबल क्रॉप होता है। देन अब देखो इंडिया में क्या है ना, बैम्बू पे बहुत ज्यादा फोकस करा जा रहा है, बहुत मेजर फोकस हो रहा है बैम्बू पे। नेशनल बैम्बू मिशन, आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा। नेशनल बैम्बू मिशन इंडिया में सबसे पहले शुरू हुआ था 2006-2007 उस टेन्योर के टाइम पे। फिर इसे थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करा गया और इसे रीलॉन्च, ठीक है, इसे रीलॉन्च कब करा गया था? 2018-19 में इसको रीलॉन्च करा गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ये आपका नेशनल बैम्बू मिशन आता है। अब इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपैंड द प्लांटेशन। एक्सपैंड प्लांटेशन का मतलब है कि जितनी भी प्राइवेट लैंड्स हो जाती हैं या नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड्स हो जाती हैं, उनमें भी अब हमें बैम्बू को कल्टीवेट करना है, बैम्बू को ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है कि ज्यादा से ज्यादा लैंड बैम्बू कल्टीवेशन के अंदर आनी चाहिए। इंक्रीज बैम्बू कल्टीवेशन एरिया, प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। देखो पोस्ट हार्वेस्ट इंडिया में ना, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करूं तो बहुत बड़ी जो एक समस्या है ना, वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की, एंड सेम गोज विद द बैम्बू। तो इसलिए हमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे भी वर्क करना है। बेहतर प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, बेहतर तरीके से उसका स्टोरेज हो पाए, इन सब के बारे में भी नेशनल बैम्बू मिशन के तहत ध्यान रखा जाता है। इंप्रूव स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, रिड्यूस द वेस्टेज, कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए प्रोसेसिंग के दौरान या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की कमी की वजह से हम कह सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो बैम्बू है ना, बैम्बू बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी R&D होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ता ही रहना चाहिए। जैसे मार्केट के हिसाब से, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से इस सस्टेनेबल क्रॉप का हम बेस्ट एफिशिएंट यूज कर पाए। इनोवेशन लाओ, वैल्यू एडिशन करो कि कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक सिंपल बैम्बू से बन सकते हैं। इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज, MSME को काफी सपोर्ट करना चाहिए, बैम्बू कल्टीवेशन को। जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारी जो इससे रिलेटेड काम कर रही है, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, कि जैसे कि बैम्बू बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप लोग अपनाएं, तभी क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, है ना, डिमांड बढ़ेगी तभी बैम्बू कल्टीवेशन में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्किल डेवलपमेंट, फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरीके से फार्मर को कल्टीवेट करना है बैम्बू को, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे अच्छे से अच्छी ग्रोथ करी जा सकती है बैम्बू की। तो थोड़ा सा हमें ना बैम्बू के सेक्टर में अभी भी नीडेड है कि हम अपनी कैपेसिटी को थोड़ा बिल्ड करें। मार्केट लिंकेज, अब भाई अगर फार्मर के पास मार्केट फैसिलिटीज ही नहीं अच्छी होंगी तो वो क्यों कल्टीवेट करेंगे, क्यों ग्रो करेंगे, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना भी बैम्बू का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला पार्ट है उस पे भी वर्क करा जाए, जो नेशनल बैम्बू मिशन के तहत हो रहा है कि प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज होनी चाहिए, फार्मर के पास पूरा लिंक होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने बैम्बू को कमर्शियली सेल कर सकता है। ये मार्केट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे अब इससे क्या होगा, मार्केट फैसिलिटीज बेहतर होंगी तो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका असर पड़ेगा। अभी चाइना चल रहा है एक्सपोर्ट में सबसे आगे, हमारे इंडिया को अगर डोमिनेट करना है तो उसे मार्केट फैसिलिटीज, लिंकेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी काम करना ही करना पड़ेगा, जो हो रहा है नेशनल बैम्बू मिशन के तहत। तो ये नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। अब
जरा डिस्कस करते हैं कि बैम्बू से कमर्शियल यूजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत से जो हैंडक्राफ्ट्स वाले आइटम्स होते हैं ना, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो भी बैम्बू से बनाए जाते हैं। तो सजावट के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए बैम्बू का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन, यस, अब बैम्बू की एक खासियत क्या होती है ना, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस बना सकता है। मतलब जैसे कि देखो नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू को काफी ज्यादा कल्टीवेट करा जाता है ना। अब वहां पे जितने भी 2 स्टोरीड हाउस होते हैं, 2 स्टोरीड हाउसेस होते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए बैम्बू का इस्तेमाल करा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। तो ये भी एक इसकी बहुत अच्छी खूबी होती है, जिस वजह से ये काफी एक अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे काम करता है। पेपर एंड स्टेशनरी, जो बैम्बू से हमें पल्प मिलता है उससे पेपर बनाया जाता है, पेन पेंसिल भी बनते हैं। इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स भी बैम्बू का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। फूड एंड बेवरेज, यस, जो बैम्बू शूट्स होती हैं वो एडिबल होती हैं, लोग उसे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ शायद आपने रील्स में देखा होगा, मैं कह सकती हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि बैम्बू हॉलो होता है ना, उसमें बिरयानी को स्टफ करके कुक भी किया जाता है और प्रेजेंट भी करा, मतलब सर्व भी करा जाता है। तो इसलिए बैम्बू से ना किचन के यूटेंसिल्स, कटलरीज, बैम्बू टी, बैम्बू बेवरेजेस, ये सब भी बनते हैं। इवन जो हमारी स्किन केयर वाली इंडस्ट्री भी हो जाती है ना, उसमें भी बैम्बू का इस्तेमाल करा जाता है। बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बैम्बू शीट मास्क आता है, बैम्बू फेस वॉश आता है। तो यहाँ पे बैम्बू का स्किन केयर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल, यस, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमें फाइबर भी मिलता है ना। हमें 2 टाइप के फाइबर मिलते हैं बैम्बू से, एक नेचुरल होता है और एक रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर होता है। तो अब ये दोनों ही फाइबर क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करे जाते हैं। तो इनसे टॉल्स हो गए, बेडिंग्स हो गई, बेडशीट, सॉक्स हो गए, जो भी अदर आपका मटेरियल होता है वो सब क्या है, बनाया जाता है। देन एनर्जी एंड बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो यस, जितने भी बायोडीजल प्लांट्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हो जाते हैं, वाटर टैंक्स हो जाते हैं, उन सब के कंस्ट्रक्शन में भी बैम्बू का इस्तेमाल करा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैम्बू से हमें चारकोल भी मिलता है, बैम्बू पैलेट्स मिलती हैं। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पे भी बैम्बू हमारे लिए काम करता है। फिर फर्नीचर, यस, खाली डेकोरेटिव आइटम तक सीमित नहीं है, बैम्बू से फर्नीचर्स भी बनाए जाते हैं। बेड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, और वो बहुत खूबसूरत भी लगती है। तो बैम्बू का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए भी किया जाता है। देन एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, अब जब हम फॉरेस्ट्री स्पीशीज की बात करते हैं ना, उनका इंपॉर्टेंस सिर्फ प्रोडक्शन तक नहीं होता है, प्रोटेक्शन का भी होता है। जी हाँ, जितने भी फॉरेस्ट क्रॉप्स होते हैं ये हमें बचाते हैं। किससे बचाते हैं? ये लैंडस्लाइड से बचाते हैं, ये हमारे क्रॉप्स को भी बचाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें विंड ब्रेक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे क्रॉप्स को हाई विंड वेलोसिटी डैमेज से बचाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्बोरिकल्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है, मतलब खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए भी बैम्बू का इस्तेमाल करा जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर लैंडस्केपिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेगा, विंड ब्रेक्स के तौर पे काम करेगा, फेंसिंग का काम करेगा, ठीक है, और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए तो इसे हम यूज करते ही करते हैं। इससे फिशिंग रॉड भी बनाई जाती हैं, और जो हिमालयन बैम्बू स्पीशीज होती है ना, वो सबसे सुटेबल होती है फिशिंग रॉड्स को बनाने के लिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात है कि जब आप इसके मतलब स्टेम की जो हार्वेस्टिंग करोगे, उसकी एज क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमम एज होती है 3 से 4 साल, ठीक है, या मिनिमम 2 साल। अगर 2 साल से कम उसकी एज है, तब उस समय आप बिल्कुल हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि लेस देन 2 ईयर ओल्ड जो कलम होता है उसको हार्वेस्ट नहीं करा जाता है। ऑप्टिमम क्या हो जाता है? 3 से 4 साल का जो समय होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है इसके हार्वेस्टिंग पीरियड के लिए। कटिंग हाइट की अगर हम बात करें तो 15 सेंटीमीटर की हाइट को मेंटेन करा जाता है अबव द ग्राउंड। क्यों भाई? राइजोम को बचाना है ना,
राइजोम सिस्टम पे नुकसान नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइजोम ही इसका प्राइमरी तौर से प्रोपगेटिंग मटेरियल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैशे या सॉ का इस्तेमाल करा जाता है इसको प्रॉपरली हार्वेस्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राई सीजन सुटेबल नहीं होता है इसकी हार्वेस्टिंग के लिए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम सबसे बेहतरीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रहता है और जो एक जरूरी होता है बैम्बू की हार्वेस्टिंग के लिए और फिर फर्दर स्टोरेज के लिए। मेथड्स की बात करें तो बहुत सही और सटीक तरीके से सिस्टमैटिक वे से सेलेक्टिव आपको कटिंग करनी होती है बैम्बू की। सिर्फ मैच्योर बैम्बू को ही आप कट करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं से भी नुकसान जो यंग बैम्बू कलम होता है ना उसको नहीं पहुंचना चाहिए और बीच से स्प्लिट नहीं करना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हार्वेस्टिंग के टाइम, कटिंग के टाइम है ना, बैम्बू बीच से स्प्लिट नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उसकी क्यूरिंग एंड ड्राइंग भी करी जाती है। क्यूरिंग एंड ड्राइंग मतलब एक ही चीज है। क्यूरिंग को ही हम एसेंशियल ड्राइंग कहते हैं कि एक राइट ऑप्टिमम मॉइस्चर पे उसे लाया जा सके स्टोरेज के लिए और फिर पेस्ट अटैक भी कम होता है, चांसेस कम हो जाते हैं। क्लब मैनेजमेंट के लिए आपको डेब्रिस, कोई भी अदर फॉरेन मटेरियल है आपको उसे हटाना है, क्लीन रखना है अपनी फील्ड को और साथ ही साथ मल्चिंग करिए और ऑर्गेनिक मैन्योर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बेनिफिट इसके बारे में तो हम बात कर ही सकते हैं। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल दोनों ही हमें बैम्बू के थ्रू मिलता ही मिलता है। बहुत बेनिफिशियल होता है। इसे भाई पुअर मैन्स टिम्बर क्यों कहा गया? ऐसे ही थोड़ी इसे कोई नाम दिया गया है, क्योंकि ज्यादा ना डिमांडिंग नहीं होता है बैम्बू। हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं, ज्यादा डिमांडिंग नहीं होता है। आराम से फार्मर इसका कल्टीवेशन कर सकता है और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अर्न कर सकता है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। एक सस्टेनेबल क्रॉप का हमारे पास ये ऑप्शन हो जाता है। तो यहां से हम रैप अप करेंगे अपने आज के सेशन का। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं जिसका आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी हमारे कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये हमारा नंबर मेंशन है 9520090200। आप इसमें कॉन्टैक्ट करके अपने सारे डाउट्स, अपनी सारी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, फिर एंड करते हैं आज के सेशन को। बाय एवरीवन, टेक केयर। एंडिंग द सेशन।